प्यारे स्टूडेंट बच्चे एवं भाइयों, सभी को आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन सेंटर में प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग को हम बोले थे कि बायोलॉजी का एक हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो बायोलॉजी का सीरीज मतलब उसमें आपको A to Z पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ा जाएगा, समझ गए। तो जिसकी आज पहली क्लास है, आप शुरू से अंत तक वीडियोज देखिए, समझ गए। आज का टॉपिक है आपका बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में सबसे पहले बायोलॉजी जो वर्ड देख रहे हैं आप, 21 वर्ड से बना है। तो बायोलॉजी 2 वर्ड से बना है, एक बायो, एक लोजस। समझ गए। बायोलॉजी 2 वर्ड से बना है। क्या हुआ? तो बायो कौन कौन से वर्ड से बना है? एक बायो और एक लोजस से बना हुआ। तो बायो का अर्थ होता है, बायो का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ। लोजस का अर्थ होता है स्टडी। समझ गए। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोजस का अर्थ क्या होता है? स्टडी होता है। समझ गए। लाइफ का अर्थ आप जानते हैं जीवन, जीवन। स्टडी का अर्थ जानते हैं आप अध्ययन। समझ गए। तो कहेंगे विज्ञान के जिस शाखा में जीवन का अध्ययन किया जाए, विज्ञान के जिस शाखा में जीवन का अध्ययन किया जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान जो है, तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले खोज किसने किया, या जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो 2 व्यक्ति थे। एक थे आपकी लेमार्क, लेमार्क थे, ये आपकी फ्रांस के थे, जिसने बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द दिया। दूसरा थे ट्रिविनेरियस, ट्रिविनेरस, ट्रिविनेरस। ये व्यक्ति आपकी जर्मनी के थे। तो बायोलॉजी शब्द सबसे पहले नाम किसने दिया? तो 2 साइंटिस्ट थे, एक लेमार्क थे फ्रांस के थे, एक ट्रिविनेरस थे, वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो ये दोनों उसका नाम क्या रख दिए? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान रख दिया। समझ गए। और बायोलॉजी 2 वर्ड बायो प्लस लोजस से बना है। बायो का अर्थ होता है लाइफ मतलब जीवन, लोजस का अर्थ होता है स्टडी मतलब अध्ययन। तो क्या समझे? विज्ञान की जिस शाखा में जीवन के बारे में अध्ययन किया जाएगा उसे ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अब बात हुई कि बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, या पिता कहिए या जनक कहिए। बायोलॉजी के पिता या जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अरस्तु को बोला जाता है। समझ गए। फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे हम? अरस्तु को कहते हैं। समझ गए। तो अरस्तु क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी है। समझ गए। या उसे आप जनक भी कह सकते हैं। बायोलॉजी की 2 शाखा होते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी के 2 शाखा होते हैं, एक जूलॉजी एक बोटनी, एक जूलॉजी एक बोटनी। जूलॉजी एक बोटनी। तो बायोलॉजी के 2 शाखा होते हैं, एक जूलॉजी एक बोटनी। तो जूलॉजी को आप क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और बोटनी को आप कहते हैं वनस्पति विज्ञान, विज्ञान। तो जूलॉजी की जंतु विज्ञान कहा जाता है और बोटनी को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजी का फादर किसे कहते हैं? बायोलॉजी, इसका पिता, बायोलॉजी का पिता अरस्तु होता है। बायोलॉजी के पिता अरस्तु होता। लेकिन यही जूलॉजी का पिता पूछा जाए, जूलॉजी का पिता, तो जूलॉजी का पिता भी अरस्तु ही होता। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु होता है और जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु ही होता है। अगर बोटनी का पिता पूछा जाए तो इसका पिता थियोफ्रेस्टस होता। समझ गए।
थियोफ्रेस्टस होता है। इस अरस्तु एक पुस्तक लिखा था जिसमें लगभग 500 जीवों का अध्ययन किया गया था। इसी प्रकार थियोफ्रेस्टस भी एक पुस्तक लिखा था जिसमें 500 पेड़ पौधे को उसमें वर्णन किया गया, समझ गया, 500 पेड़ पौधे पर रिसर्च किया। इसीलिए बोटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है और जूलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन बायोलॉजी का पिता पूछे तो अरस्तु। बायोलॉजी का दो शाखा, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, तो इनका पिता आपसे पूछ देता अरस्तु। और बायोलॉजी का दूसरा ब्रांच बोटनी होता है, उनका पिता पूछे तो आप क्या कहेंगे, थियोफ्रेस्टस। समझ गए बात। इसके बाद एक चीज और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चिकित्सा विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान का पिता, चिकित्सा विज्ञान का पिता चिकित्सा विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस, समझ गए। तो चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, समझ गए। तो बायोलॉजी के बारे में आपको क्या याद रखना है, बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान दो शब्द से बना है, बायो और लोजस से बना है। बायो का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ मतलब क्या समझे, जीवन, समझ गए। स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन, समझ गए। तो जिसमें जीवन के बारे में, जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाए, तो साइंस की ऐसी शाखा जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाए या जीव, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, समझ गए। अब जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो ले मार्क ने दिया था। कहाँ के थे, फ्रांस के थे, समझ गए। और एक इसका और थे साथी, ट्रीवेनेरस, जो जर्मनी के थे। ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर नाम क्या दिए थे, जीव विज्ञान दिए थे। अब जीव विज्ञान की अगर पिता पूछ दे तो अरस्तु हो करता है। जीव विज्ञान की दो शाखा होते हैं मुख्यतः, एक जूलॉजी, एक बोटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान हुआ, बोटनी मतलब वनस्पति। अगर जूलॉजी विज्ञान की पिता पूछा जाए तो आपको अरस्तु याद रखना, बोटनी का पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस याद रखना, समझ गए। चिकित्सा विज्ञान का अगर पिता पूछे तो हिप्पोक्रेटस। तो एग्जाम में क्वेश्चन वही आता है कि जैसे पूछेगा जूलॉजी का पिता कौन है तो हम क्या कहेंगे, अरस्तु। जैसे पूछ देगा बायोलॉजी का पिता कौन है तो अरस्तु। अगर पूछ देगा वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है तो थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शब्द का जनक किसे कहते हैं तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं, समझ गए। इतनी बात आपको याद रखना है। तभी क्या था, एक बायोलॉजी का आपका इंट्रोडक्शन था। अब हम बायोलॉजी में सबसे पहले जो पढ़ेंगे, पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। तो सेल, पहला चैप्टर सेल है, जिसे कोशिका। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल। सेल का अर्थ क्या होता है, कोशिका। तो सेल के बारे में जिस हम विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन करते हैं, मतलब सेल का विज्ञान के जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहा जाता है, या इसके स्टडी आप लिख सकते हैं, स्टडी को साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, या इसको हिंदी में आप लिखिएगा तो साइटोलॉजी को कोशिका विज्ञान कहा जाता है, कोशिका विज्ञान। अब देखिए बायोलॉजी में हम थोड़ा इंग्लिश वर्ड इसलिए कर चाहते हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा साइटोलॉजी, लिखा रहेगा हिंदी में, समझ गए, और पूछ देगा इंग्लिश में, समझ गए। इंग्लिश वाले वर्ड को हिंदी में लिखकर आपको पूछ देगा। तो यहाँ कहिएगा सर आप कोशिका विज्ञान सर पढ़ाया था, एग्जाम में था साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी को ही कोशिका विज्ञान कहा जाता है। तो सेल का स्टडी विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है या बायोलॉजी के जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, या उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहा जाता है, समझिए। तो सबसे पहले ये सेल शब्द किसने दिया था, सेल शब्द किसने दिया था। सबसे पहले सेल शब्द की बात करें तो सेल शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665। सेल शब्द जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, जिस प्रकार बायोलॉजी का शब्द सबसे पहले किसने दिया था तो ले मार्क और ट्रीवेनेरस ने दिया था। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, इसीलिए सेल शब्द पूछा जाएगा सबसे पहले किसने दिया था तो रॉबर्ट हुक दिया था। कब दिए थे रॉबर्ट हुक, तो 1665 ईस्वी में सबसे पहले सेल के संबंध में रॉबर्ट हुक बताए थे। इसीलिए कहा जाता है सेल शब्द की उत्पत्ति या सेल शब्द किसने दिया, तो किसने दिया आपको याद रखना है,
तो रॉबर्ट हुक ने याद रखना। समझ गए? अब सेल क्या होता है ध्यान दीजिए। ऐसे सेल की अगर पिता आपको पूछा जाए, पहले शॉर्ट में देख लीजिए, सेल की पिता, अगर सेल की पिता के बारे में, तो सबसे पहले इसका नाम कौन दिया? तो रॉबर्ट हुक। एक बात बताइए, नाम दिया तो समझिए पिता यही था इनका, समझिए इनका पिता ही नाम दिया था। तो सेल शब्द की नाम रॉबर्ट हुक दिए थे, इसीलिए अगर पिता पूछा जाए सेल का पिता, तो क्या होंगे? पिता रॉबर्ट हुक होंगे, रॉबर्ट हुक। लेकिन इसी में आपसे पूछ दे सेल का आधुनिक पिता, आधुनिक पिता पूछते, समझ गए? सीधे अगर पिता के तो हम कहेंगे रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछ दे आधुनिक पिता कौन होते हैं, तो आधुनिक पिता जो है उनका स्वानसन होते हैं, स्वानसन। आधुनिक पिता कहेगा उसे स्वानसन, स्वानसन। आधुनिक पिता स्वानसन है, समझ गए? अगर पूछ दे भारतीय पिता कौन है, भारतीय पिता एक के शर्मा, एक के शर्मा, समझ गए? पूछा जाए कि सेल शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक। कब दिए थे? 1665 में। अगर अध्ययन पूछा जाए सेल का, तो साइटोलॉजी होता, जिसे हिंदी में आप कोशिका विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में अक्सर इंग्लिश से नेम आ जाता है, इंग्लिश नेम रहता है लेकिन हिंदी में लिख दिया जाता है। अगर सीधे सेल का पिता पूछा जाए तो हम कहेंगे रॉबर्ट हुक। आधुनिक पिता पूछा जाए सेल का तो हम क्या कहेंगे? स्वानसन। अगर पूछा जाए भारतीय पिता तो हम क्या कहेंगे? ए के शर्मा कहेंगे, समझ गए? अब सेल के बारे में तो जान लिए, उनकी पिता के बारे में जान लिए, कौन इसका शब्द दिया था, इसका कहाँ स्टडी किया जाता। अब सेल होता क्या? देखिए, सेल क्या है? हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग है, हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग सेल है। सेल क्या होता है? देखिए, सेल सेल जो है ढेर सारे सेल, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल आप कह सकते हैं। सेलों के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। हमारे शरीर में सेलों के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। तो बहुत सारे सेल अगर इकट्ठा होंगे एक जगह, बहुत सारे सेल, तो उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे सेल एक जगह इकट्ठा होंगे तो इसे टिश्यू कहते हैं। टिश्यू मतलब सेल मतलब कोशिका, और टिश्यू मतलब उत्तक। ग्रुप ऑफ सेल मतलब क्या? सेलों के समूह को हम क्या कहते हैं? कोशिका। सेलों के समूह को हम टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं, मतलब सबसे छोटा। अब कैसे उत्तक कैसा होता है? आगे बढ़िएगा, टिश्यू के बारे में 4 प्रकार के टिश्यू होता है, समझ गए? उपकला उत्तक होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं, समझ गए? मांसपेशीय उत्तक होते हैं, और उसके बाद एक तंत्रिका तंत्र उत्तक होते हैं। हमारे बॉडी में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, समझ गए? तो आगे पढ़िएगा, तो टिश्यू मतलब उत्तक, कोशिका ढेर सारे, क्या सोनू लिख ले? साइटोलॉजी, क्या साइटोलॉजी तो लिखे रॉबर्ट, चलेगा। तो हमारे बॉडी में क्या होता है? ढेर सारे सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल, सेलों के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे सेल मिलने के बाद क्या होता है? टिश्यू का निर्माण। तो टिश्यू हमारे शरीर में 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी उत्तक जिससे कनेक्टिव टिश्यू पड़े होंगे, मांसपेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यू पड़े होंगे, तंत्रिका तंत्र उत्तक नर्वस टिश्यू पड़े होंगे, समझ गए? उपकला टिश्यू पड़े होंगे। तो ये सब आगे जाकर पढ़िएगा। तो टिश्यू, बहुत सारे सेल मिलेंगे तो क्या बनेंगे? टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मतलब टिश्यू के समूह, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन मतलब क्या समझो? ऑर्गन मतलब अंग। बहुत सारे टिश्यू बनेंगे तो क्या होंगे? अंग, मतलब ऑर्गन बनेंगे, समझ गए? अब क्या अंग मतलब क्या? जैसे क्या, एक हाथ अंग हो गया, नाक अंग हो गया, कान अंग हो गया, समझ गए? आंख अंग हो गया। तो आंख जो है पहले ढेर सारे सेल से इसका आंख का टिश्यू बना है, और बहुत सारे टिश्यू मिल गया तो एक अंग हो गया, समझ गए? उसी को अंग कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मतलब क्या? उत्तक के समूह को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं, अंग कहते हैं। अब क्या होगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन मतलब अंग के समूह को, बहुत सारे अंग एकत्र हो जाएंगे, बहुत सारे अंग, तो इसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है।
ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या होता है? अंग तंत्र, इसे अंग तंत्र। अब अंग तंत्र कहिएगा सर क्या होता है? तो बहुत सारे अंग मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं, मतलब ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जैसे देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एस्केलेटरी सिस्टम, एस्केलेटरल सिस्टम, ये सब क्या एक अंग तंत्र है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन अंग आते हैं? जैसे देखिए हम भोजन लेते हैं, भोजन मुख से लेते हैं, समझ गए? मुख के बाद कहाँ होता है? वो सीधे जाता है क्या? फूड पाइप, फूड पाइप से होते हुए कहाँ जाता है? हमारे अमाशय मतलब पेट में जाता है। फिर अमाशय से कहाँ जाते हैं? छोटी आंत में जाते हैं। छोटी आंत से कहाँ जाते हैं? बड़ी आंत में जाते हैं, समझिए? इसमें कितने अंग की आवश्यकता हुआ? एक मुख अंग हो गया, फूड पाइप एक अंग हो गया, अमाशय एक अंग हो गया, स्मॉल इंटेंसिटी मतलब क्या? छोटी आंत एक अंग हो गया, बड़ी आंत अंग हो गया। तो कितने अंग मिलकर एक क्या बन गया? पाचन तंत्र, मतलब क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। इसी प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र होता है। जैसे नाक है मेरा, समझ, उससे हम सांस लेते हैं रेस्पिरेटरी। उसके बाद क्या? विंड पाइप से जाता है, नहीं, जिससे विंड पाइप से जाने के बाद क्या? फेफड़ा में जाता है, मतलब विंड पाइप जैसे नीचे जाता है उसे ट्रेकिया बोला जाता है। फिर फेफड़ा में दो भाग में बट जाता है, नहीं, जिसे ब्रोंकियालिस कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। ये सब इस समय कितने अंग है? अब नाक हो गया, नाक के बाद क्या हो गया? श्वास नली हो गया, ट्रेकिया हो गया। ये सब ढेर सारे अंग मिलकर क्या बन गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। जिससे एस्केलेटरी सिस्टम, जिससे क्या? कंकाल तंत्र कहते हैं। अब कंकाल तंत्र आपकी एक शरीर की ढांचा, जैसे मेरे शरीर की ढांचा ऐसे तैयार है, तो कैसे? छोटे छोटे हड्डी मिलकर तैयार है। कान की हड्डी अलग होगा, मस्तिष्क की हड्डी अलग होगा, समझिए? सब हड्डी के बारे में पढ़ाएंगे। तो ढेर सारे हड्डी, ढेर सारे अंग मिलकर क्या बन गया? एक एस्केलेटरी मतलब कंकाल तंत्र बन गया। तो समझ गए? तो ढेर सारे मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब क्या? अंगों के समूह को क्या कहते हैं हम? अंग तंत्र कहते हैं। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या? अंग तंत्र के समूह को बॉडी कहते हैं। अब सब अंग तंत्र मिल गया हमारे शरीर में, तब क्या किसका निर्माण होता है? बॉडी का निर्माण होता है। बॉडी, बॉडी मतलब क्या समझे? शरीर का निर्माण, शरीर, जिसे हम शरीर कहते हैं। तो समझ गए? तो सेल, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनेंगे? ग्रुप ऑफ सेल, तो टिश्यू का निर्माण करेंगे, जिसे ऊतक कहते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? ऑर्गन, जिसे हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। और बहुत सारे अंग एक में एकत्र होंगे तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक क्या होते हैं? हमारे शरीर का ढांचा तैयार होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। समझ गए? सेल के बारे में कोई दिक्कत नहीं ना? तो सेल क्या है? हमारे बॉडी का सबसे छोटा भाग है। जैसे ये हाथ आपकी चल रहा है, ऐसे काम कर रहा है, तो हाथ में आपकी सेल काम कर रहा है। अगर इसके हाथ की अगर सेल डेड हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, तो ये हाथ आपकी काम करना बंद कर देंगे। आप भोजन लेते हैं, आप नहीं, आपको भोजन की आवश्यकता है, इस सेल की जरूरत है भोजन की। अब सेल को भोजन किसके थ्रू मिलता है? तो ब्लड के थ्रू मिलता है। आगे बढ़िएगा। तो हाथ जो आपका काम कर रहा है, हाथ काम करना कब बंद करेगा? जब जिस सेल से ये हाथ बना है, अगर उस सेल इस हाथ का मृत हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तो उस स्थिति में आपके हाथ काम करना बंद कर देंगे। समझ गए? जब बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। समझ गए? मतलब कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बॉडी। एक बॉडी का निर्माण होता है। समझ गए? तो सेल के बारे में, सेल का अगर पिता पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक, समझ गए? आधुनिक पिता स्वानसन। भारतीय पिता कहा जाए तो हम क्या कहेंगे? ए.के. शर्मा को कहेंगे। समझ गए? अब सेल के बारे में सबसे पहले देखिए, रॉबर्ट हुक जी क्या कहे थे कि कोशिका जो है ना, मानव शरीर की मूलभूत इकाई है। आप लिख सकते हैं कोशिका, कोशिका मानव शरीर के मूलभूत इकाई है, इकाई है। देखिएगा, किसने कहा था कोशिका जो है मानव शरीर के मूलभूत इकाई है? तो हम कहेंगे रॉबर्ट हुक ने कहे थे। किसने कहे थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कहे थे कोशिका मानव शरीर के मूलभूत इकाई है। अब मानव शरीर के मूलभूत इकाई है तो कैसा इकाई है? मानव शरीर के मूलभूत इकाई कैसा इकाई है? ये मूलभूत इकाई जो है ना, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक है। तो
मानव शरीर, कोशिका जो है मानव शरीर के मूलभूत इकाई है। तो अब कैसा मूलभूत इकाई है, तो ये जो है ना एक संरचनात्मक और क्रियात्मक है। अब इसका संरचनात्मक मतलब क्या समझे, सेल से क्या होता है, हमारे बॉडी का भी निर्माण होता है, और हमारा बॉडी जो काम करता है, क्रियात्मक मतलब क्या, बॉडी जो काम करता है तो सेल के थ्रू ही करता है, समझ गए। तो रॉबर्ट हुक जी बताए थे कोशिका मानव शरीर के मूलभूत इकाई है। तो मूलभूत इकाई है तो कैसा मूलभूत इकाई है, मानव शरीर की कोशिका मूलभूत इकाई है तो कैसा मूलभूत इकाई है, तो कैसा है, संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब क्या समझे, हमारे बॉडी का जो आकार डिसाइड करता है, कौन करता है, सेले करता है। सेले के थ्रू आज हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है, और सेल के ही थ्रू हमारे बॉडी काम भी करता है, इसीलिए उसे हम कह सकते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, समझ गए। तो कोशिका क्या है, मानव शरीर के मूलभूत इकाई है। किसने कहा था, रॉबर्ट हुक ने कहा था। लेकिन कैसा इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब क्या, किसी के आकार डिजाइन करना, और क्रियात्मक मतलब क्या, उसका वर्क कैसे करता है। तो हमारे बॉडी का आकार भी सेल ही डिसाइड करते हैं, और हमारे बॉडी जो काम करते हैं किससे करते हैं, सेल पर ही करते हैं, समझ गए। हमारे बॉडी काम भी किस पर करते हैं, सेल पर ही करते हैं, समझ गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था। सबसे पहले कोशिका की खोज, चलिए यहां हम लिख देते हैं, सबसे पहले कोशिका की खोज, सबसे पहले कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। सबसे पहले अगर कोशिका की खोज के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक जी कब किए थे, तो रॉबर्ट हुक जी कब किए थे, 1665। सबसे पहले कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे, समझ गए। लेकिन कब किए थे, 1665 में। लेकिन रॉबर्ट हुक जी कोशिका को जो खोज किए थे ना, तो एक डेड सेल था, वो एक मृत कोशिका था। एक मृत कोशिका का खोज किए थे, मृत कोशिका, मरा हुआ। अब मृत कोशिका क्या था, मृत कोशिका, मृत कोशिका जिसे कॉर्क टिश्यू आप कहते हैं। मधुमक्खी के छत्ते का खोज किया, मधुमक्खी के छत्ते का, सेल का, मधुमक्खी के छत्ते में खोजे थे, छत्ते में, जिसे कॉर्क टिश्यू कहा जाता है, समझ गए। आप इसे लिख सकते हैं कॉर्क टिश्यू, कॉर्क टिश्यू। तो सबसे पहले अगर कहेगा कोशिका के खोज किसने कहा था, तो किसने किया था, तो हम कहेंगे रॉबर्ट हुक जी ने। कब किए थे, तो आपको याद रखना है 1665 में किए थे, समझ गए। रॉबर्ट हुक, सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक किए थे, समझ गए। लेकिन ये कौन सी कोशिका थे, मृत, मरा हुआ कोशिका थे, जो कहाँ किए थे खोज, मधुमक्खी के छत्ते में, मतलब कॉर्क टिश्यू में किए थे। मधुमक्खी के छत्ते मतलब किसमें किए थे, कॉर्क टिश्यू में। अब सवाल उठता है, मृत कोशिका के खोज किया था, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, समझ गए। 1665 में किया था जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किया था आपका, जीवित कोशिका की खोज आप लिख सकते हैं एंटनी बॉन ल्यूवेनहॉक, एंटनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो जीवित कोशिका को खोज सबसे पहले किसने किया था, तो एंटनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। अभी क्या क्या था, तो दांत के खुरचन में खोजा था, दांत के खुरचन में खोजा गया था, समझ गए। तो दांत के खुरचन में सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज कहां किया था, दांत के खुरचन, दांत के खुरचन, खुरचन में जीवित कोशिका। अब कब किए थे, तो ये आपको 1665 में रॉबर्ट हुक जी किए थे। तो इससे 11 साल बाद, 11 साल बाद 1676 में किए थे, 1676 में 74 में किए थे, 9 साल बाद 1674 में किए थे। तो समझ गए, जीवित कोशिका का खोज किया किसने किया था, तो हम क्या कहेंगे, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, एंटनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने किए थे, समझ गए। कब किए थे, तो 1674 में किए थे। कितने साल बाद किए थे, तो 9 साल बाद, समझ गए। तो ल्यूवेनहॉक जी जो है एक कोशिका के, जीवित कोशिका के साथ साथ और किस किस का खोज किए थे, तो आपको याद रखना आरबीसी का, आगे पढ़िएगा आरबीसी के बारे में, शुक्राणु का, स्पर्म का, प्रोटोजोआ का, समझ गए। ल्यूवेनहॉक जी जीवित कोशिका के साथ साथ किस किस का खोज किए थे, तो आरबीसी का किए थे, शुक्राणु का किए थे, और प्रोटोजोआ का किए थे, समझ गए। तब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे बनेंगे।
तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका के अध्ययन किसे कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। दूसरी बात पूछेगा कि कोशिका नाम किसने दिया, कोशिका नाम किसने दिया, तो क्या कहेंगे रॉबर्ट। कब दिया, 1665 में। इनके बाद आपको क्या पूछ सकता है कि इसके पिता कौन है कोशिका का, तो हम कहेंगे रॉबर्ट। उसके बाद पूछेगा आधुनिक पिता कौन है, तो आधुनिक पिता कौन है, स्वानसन। समझ गए। और भारतीय पिता नहीं पूछेगा, मत याद रखिएगा, तो समझ लिए भारतीय पिता A.K. शर्मा होता, समझ गए। अब क्या कहेगा, कोशिका जो है मानव शरीर की मूलभूत इकाई है। और कैसी मूलभूत इकाई है, तो संरचनात्मक और क्रियात्मक। समझ गए। किसने ऐसी बात कहे थे, रॉबर्ट हुक जी कहे थे। किसने ऐसी बात कहे थे, रॉबर्ट हुक जी ने कहे थे। समझ गए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। कब किया, तो 1665 में। किस कोशिका की खोज किया था, तो मृत कोशिका। कैसा, जो मधुमक्खी के छत्ते में पाया गया था, जिसे कॉल के टिश्यू आप करते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में पाया गया था। अगर यही बात पूछ दे सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो सबसे पहले अगर जीवित कोशिका की खोज की बात किया जाए तो जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने, जो दांत के खुरचन में पता किया था। कब, 1674 में। समझ गए, जीवित कोशिका के। इनके अलावा और ये कौन चीज की लीवनहॉक ने खोज किए थे, तो आरबीसी के शुक्राणु का, प्रोटोजोआ का। समझ गए सेल के बारे में। अब आप पढ़िएगा सेल थ्योरी कि देखिए कौन साइंटिस्ट क्या कहे थे सेल के बारे में। तो चलिए मिटा दे इसको, नोट करना है कि मिटा दे। चलिए अब सेल थ्योरी देखिए क्या। सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। 1838-39 की बात है, ध्यान दीजिए। 1838 और 39 की बात है। 1838-39 में दो व्यक्ति आए, एक स्लाइडन जी आए और एक स्वानसन जी आए। समझिए, तो क्या समझे, 1838-39 में एक स्लाइडन आए और एक स्वानसन। स्वानसन को स्वान भी कहा जाता था, स्वान, तो कंफ्यूज मत होइए। 1838-39 में स्लाइडन और स्वान जी क्या बताए कि मानव का शरीर जो है ना, मानव का शरीर, मानव का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है। कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना समझ। 1838-39 में आए एक सेल थ्योरी लेकर, किसने आए, स्लाइडन और स्वानसन या स्वान। ये क्या कहा, मानव का शरीर जो है ना कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना। लेकिन ये दोनों व्यक्ति जो थे कोशिका के निर्माण के बारे में कह नहीं पाया। यह तो बता दिया कि मानव का शरीर जो बना है ना कोशिका और कोशिका से बनने वाले उत्पाद। अब कोशिका से कहिएगा सर बनने वाले उत्पाद क्या होता है, अब यह हम पढ़े थे ग्रुप ऑफ सेल, मतलब क्या, कोशिका के समूह के टिश्यू हो जाता है, तो इससे बनने वाला उत्पाद क्या हो गया, टिश्यू हो गया। अब टिश्यू से क्या बन जाता है, ऑर्गन। तो कोशिका है से ऑर्गन ना हुआ, कोशिका का अगला रूप टिश्यू, टिश्यू का अगला रूप क्या, ऑर्गन, तो वही ना उत्पाद हो गया। तो यही चीज कहे थे कि मानव का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने। किसने कहे थे, तो स्लाइडन और स्वानसन ने कहे थे, स्वान ने कहे थे। लेकिन ये दोनों व्यक्ति यह बताने में असफल हो गया कि कोशिका का निर्माण कैसे होता, कोशिका के निर्माण के बारे में बता नहीं पाया कि नया कोशिका जो बनता है वो कैसे बनता है। सिर्फ इतना ही बता दिया कि मानव का शरीर जो है ना कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने। इनके लिए 1855 में, तो 1855 में एक और साइंटिस्ट आए, रडोल बिरचो, रडोल बिरचो, रडोल बिरचो है। यह बताया कि कोशिका के निर्माण जो है ना पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। कोशिका के निर्माण, कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित
पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है, ये रडोल्फ विर्चो कहते हैं कि कोशिका का जो निर्माण होता है ना पूर्व स्थित, जो पुराना है ना कोशिका, उनके विभाजन से होता है कोशिका के निर्माण। तो ऐसा किसने 1855 में किसने बताया था? तो रडोल्फ विर्चो ने बताया था। समझ गए कि कोशिका का निर्माण जो होता है पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। अब जो पुराना कोशिका है ना उन्हीं के विभाजन से। देखिए जब तक कोई कोशिका कोई सेल डेवलप नहीं हो जाता तब तक वो पूर्णतः विभाजित होते रहता है। जैसे कोई एक कोशिका है, समझिए एक कोशिका ये क्या पैरेंट कोशिका है, तो ये 2 डॉटर सेल बनाएगा, 2 डॉटर सेल, या कोई पैरेंट कोशिका 4 डॉटर सेल, 4 कोशिका में विभाजन होगा, 2 कोशिका और 4 कोशिका में विभाजन। समझ गए? एक पैरेंट सेल 2 डॉटर सेल या एक पैरेंट सेल 4 डॉटर सेल। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री में क्या होता है, एक कोशिका एक पैरेंट सेल 4 डॉटर सेल का निर्माण करता है, और अर्धसूत्री में क्या होता है, एक पैरेंट सेल 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। आगे पढ़िएगा इनके बारे में। अभी इतना ही जानिए कि रोडोल्फ विर्चो जी बताए थे कि नया कोशिका जो बनता है ना पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से, जो हमारे बॉडी में पहले का कोशिका था उसी के विखंडन से, उसी के डिवाइड होने से नए कोशिका का निर्माण होता है। समझिए कोशिका तब तक विभाजित होता है जब तक कि पूर्णतः डेवलप नहीं हो जाए। तो यही बताए थे सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी कहेगा किसने दिए थे, तो कहेंगे स्लाइडर और स्वान। लेकिन ये दोनों व्यक्ति क्या थे कि कोशिका के निर्माण कैसे होता है यह बताने में असमर्थ हो गए, फेलियर हो गए। समझ गए? ये सिर्फ इतना ही बता पाए ये दोनों कि मानव का शरीर जो है ना कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है। समझ गए? लेकिन इसी को कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है यह प्रमाणित करने के लिए 1855 में किसने आए, तो रडोल्फ विर्चो आए थे। जो कोशिका के निर्माण क्या कहा कि पूर्व स्थित जो पुराना सेल होता है उसी के विभाजन से क्या होता है, नया सेल का निर्माण होता है। समझ गया? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्लाइडर और स्वानसन। दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो एगो लगाना है, दोनों रहेगा तो दोनों रहेगा तो एक ही ऑप्शन में दोनों रहेगा, नहीं एक ही रहेगा तो एक ही रहेगा। समझ गया? किसने कहा था नए कोशिका के निर्माण पुराने कोशिका के विभाजन से होता था, किसने कहा था, तो रडोल्फ विर्चो कहा था। समझ गए? तो कोशिका सेल थ्योरी अब पढ़ लिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़े कोशिका क्या होते हैं, सबसे छोटे कोशिका क्या होते हैं, मानव के सबसे लंबी कोशिका क्या होते हैं। समझ गए? मानव की प्रजनन कोशिका सबसे कौन होते हैं, लंबी। मानव की जब प्रजनन कोशिका सबसे छोटी कौन होते हैं। समझ गए? इन सब के बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ गए? थैंक यू ऑल ऑफ यू।